हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विजिकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में होम साइंस गृह विज्ञान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करूंगा वो पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो पक्का है कि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ये सारे क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। यहाँ तक आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको याद भी करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, आहार विशेषज्ञों के अनुसार उपचारित आहार के प्रकारों का विवरण दीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से पढ़िए, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आहार विशेषज्ञ होते हैं, जैसे मान लीजिए जो आप खाना खा रहे हो, जो आप आहार ग्रहण कर रहे हो, उसके विशेषज्ञ से पूछोगे ना तो आपको बताएंगे कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना है, कितना जो है आपको कैसे किस प्रकार से भोजन ग्रहण करना है। तो ये आपको विशेषज्ञ बताएंगे क्योंकि उनको जानकारी है कि आपको आहार कैसे लेना है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना वसा, ये पूरा जो है आपको विशेषज्ञ बता देंगे। इसका मतलब ये है कि आहार जो विशेषज्ञ होते हैं उनके अनुसार उपचारित आहार का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कोई बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति को जो है जो आहार दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, कितनी मात्रा में दिया जाएगा, कौन सा आहार रहेगा, ये जो है उनके प्रकारों का जो है विवरण देना है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसमें कैसे कैसे इसको हम आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उत्तर लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, पोषण संबंधी आहार में व्यक्ति की आयु जो होती है वो देखा जाता है, फिर इसकी स्थिति यानी क्या पोजीशन है भाई, कैसी क्या हालत है, फिर रोजगार, और फिर इसके बाद जो है लिंग, शारीरिक व्यवस्था आदि के ध्यान में रखकर जो है निर्धारित किया जाता है। अब कैसे किया जाता है आगे हम समझने वाले हैं। यहाँ पे जैसे आप डॉक्टर से जाते हो दवा लेने, तो डॉक्टर जब दवा देता है तो जो व्यक्ति की आयु होती है, जैसे बच्चे की अलग डोज देंगे और जो पुरुष हैं उनको मतलब कि थोड़ा सा जो युवा अवस्था में उनको अलग दिया जाएगा, जो प्रौढ़ावस्था में आते हैं उनको अलग दिया जाएगा। इस प्रकार से जो उम्र होती है उसके अनुसार आपको आहार दिया जाता है और जो भी दवाई होती है वो भी आपको उसी आयु के आधार पर दी जाती है। क्या स्थिति है, मतलब कि भाई ज्यादा हालत तो खराब नहीं है, हालत ज्यादा खराब होती है तो उसी प्रकार से डॉक्टर दवा देता है, नॉर्मल है तो उस प्रकार से डॉक्टर दवा देता है। इसका मतलब ये है कि जो आपको आहार मिलेगा वो सब ये सब देख कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद शारीरिक व्यवस्था कैसे, इन सबको बातों को ध्यान में रखकर डॉक्टर आपको आहार जो है वो देता है कि भैया आपको जो है ये ऐसे प्रकार से खानी है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पॉइंट आप लिखेंगे तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति समान संतुलित आहार से करता है। पहला पॉइंट ये कह रहा है इसमें कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समान संतुलित आहार करता है, जिससे वो अपना व्यक्ति स्वस्थ होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ज्यादातर गर्ल्स में होता क्या है कि बाजारी जो सामान होते हैं, बजाय से चाट, चाउमीन, फुल्की, पिज्जा, बर्गर, ये सब जो है ज्यादा पसंद करते हैं, तो इससे ये संतुलित आहार नहीं है, ये पौष्टिक आहार नहीं है, ये फास्ट फूड है जो आपको नुकसान करता है। लेकिन क्या करें, जमाना वही चल रहा है, पसंद भी वही आता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि रोगी को दिए जाने वाले आहार की मात्रा में परिवर्तन करके, अर्थात यानी जो रोगी को मात्रा जो उसको आहार दिया जाता है उसकी मात्रा में कुछ परिवर्तन करना है, या कह सकते हैं रोगग्रस्त होने पर व्यक्ति को भूख न लगने के कारण उन्हें समान रूप से नहीं खा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको बुखार हुआ हो तो बुखार में कितना भी फेवरेट खाना क्यों ना हो, कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बन जाए, लेकिन खाने का मन नहीं करता है। ऐसे ही जब व्यक्ति रोगग्रस्त होता है तो उसको भी जो है बहुत सारी समस्याएं होती है, भूख नहीं लगती है, ना खाने पीने का मन करता है, तो उस प्रकार से आहार यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है संशोधित आहार रोगी को विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिया जाता है। यानी संशोधित आहार का मतलब क्या, जैसे आप जो स्वस्थ रहते हैं तो सब कुछ खाते हैं, लेकिन जब कोई बीमार हो जाता है तो सब कुछ नहीं खा सकता है कि नहीं। तो जो सब कुछ नहीं खा सकता है इसका मतलब ये कि आपके आहार में संशोधन किया गया है। संशोधन का मतलब बदलाव किया गया है। तो जो आहार जो है पहले दिया जाता था, यानी स्वस्थ होने पर जो खाते थे, वो अब रोगग्रस्त होने पर वो चीज
नहीं खा सकते हैं। जैसे डॉक्टर मना करते हैं तेल भुना में हो और ये जो तेल वाली सामान हो वो नहीं खाना चाहिए, जो फास्ट फूड है वो नहीं खाना चाहिए। तो ये क्या है, ये संशोधित आहार है, मतलब कि जो भी आपको आहार दिया जा रहा है उसमें बदलाव किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे है, रोग की जो अवधि होती है और प्रकृति के अनुरूप रोगी को तरल, अर्ध तरल या समान आहार दिया जाता है। कहने का मतलब कि रोग कितने, मतलब 2 दिन, 3 दिन, महीने, हफ्ते भर, 4 महीने, साल भर, कितना वो रोग ग्रस्त रहेंगे, तो इस प्रकार से रोगी को जो है भोजन, जो आहार है वो उपलब्ध कराया जाता है। तरल भोजन देना है या अर्ध तरल देना है, कैसी प्रकार से खिचड़ी देनी है, क्या देनी है, ये सब कुछ जो है डिपेंड करता है रोग की अवधि पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें। देखिए समझ जाओगे तो आप अपने सेंटेंस में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, समझ नहीं पाओगे तो नहीं लिख पाओगे, इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि आप उसे समझने की कोशिश करिए और मैं पूरी कोशिश करूं कि आपको आसान शब्द में समझ में आ जाए। ठीक है, आगे पॉइंट यहाँ पे लिखोगे आप, विभिन्न पोषक तत्व जो होते हैं, जो विभिन्न पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा में परिवर्तन करके, अर्थात हम ये कह सकते हैं ऑपरेशन के उपरांत रोगी को अधिक प्रोटीन देना, जबकि गुर्दा खराब होने पर स्थिति में कम प्रोटीन देना, ये शामिल होता है। एक एग्जाम्पल दिया गया कि जब अगर कोई किसी का ऑपरेशन हो रहा है तो उसे अधिक मात्रा में प्रोटीन देना चाहिए, और अगर गुर्दा खराब हो जाए उस स्थिति में कम प्रोटीन देना चाहिए, ऐसा जो है विशेषज्ञों का कहना है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे लिख देंगे यहाँ पे कि रोगी को संतुलित आहार प्रदान करना चाहिए, ऐसा आहार जिसमें पौष्टिक आहार हो या फिर शरीर के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों, उन्हीं को संतुलित आहार कहा जाता है। तो अगर आपके मन में डाउट है कि संतुलित आहार क्या है, तो आप इतना समझ जाइए कि ऐसा आहार होता है जो पौष्टिक, जिसमें पौष्टिक तत्व होते हैं, ठीक है, जो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हीं को कहते हैं संतुलित आहार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत आसान शब्द में पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, प्रश्न है कि खाद्य परिरक्षण की उन पुरानी विधियों की उदाहरण सहित सूची बनाइए जो घरों में उपयोग में लाई जाती थी और वर्तमान में उनकी क्या व्यवहार्यता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि जो खाद्य परीक्षण है, खाद्य परीक्षण का मतलब कि पहले जो है, जो खाद्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो उपाय किए जाते थे, जो विधि अपनाई जाती थी, वो कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में कह रहा है कि उदाहरण सहित जो है आपको बताना है। तो उदाहरण सहित में आपको ये बताना कि कैसे जो है आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके उत्तर यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे कि खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग पहले से होता आ रहा है। खाद्य संरक्षण के विधियां अपनाई जाती थी, वो कुछ इस प्रकार से दी गई हैं। तो पहले क्या किया जाता था वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। पहले जो है जैसे कि बहुत सारी खाद्य सामग्री होती थी, खराब ना हो इसके लिए धूप में सुखाया जाता था। तो धूप में जब सुखाते थे तो उससे जो है वो वस्तु खराब नहीं होती थी। ये बहुत ही कारगर तरीका होता था कि कोई वस्तु है जो खराब हो सकती थी उसको धूप में सुखा देते थे, ताकि जो है उसकी जो है वो वस्तु जो है वो खराब ना हो, यानी जो आहार है वो खराब ना हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट है धूप में सुखाना। दूसरा है पकाना। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो लगता था कि पहले खराब हो जाते थे, तो उनको जो है लोग पका देते थे, पका कर फिर रख देते थे, तो वो खराब नहीं होता था। तो इस प्रकार से दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपका पकाना हो जाएगा। तीसरा पॉइंट फ्रिजिंग या हिमकरण कर सकते हैं, आज के डेट में भी इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लगभग हर घरों में आपको फ्रिज मिल जाएगा। तो कोई वस्तु हो जो फ्रिज में रखते थे जिससे वस्तु खराब ना हो, तो ये पॉइंट आप जानते होंगे। नेक्स्ट नमक लगाना। बहुत सारे से सामग्री होते हैं जो खराब हो जाते थे, तो उनमें नमक लगाकर रख देते थे ताकि जो है वो खराब ना हो, तो ये भी प्रक्रिया कारगर है। ठीक है, अचार बनाना। बहुत सारे खाद्य सामग्री होते हैं जो लगता है भैया खराब हो जाएगा, तो उनको अचार बना लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा और फिर इसके बाद जो है उनका उपयोग आराम से किया जा सकता है। तो आप इनको जानते होंगे अच्छे से, कौन कौन वस्तु जो है वो अचार बनाए जाते हैं जो खराब होने के कगार पे होती थी। इस प्रकार से इनके बारे में आप लिख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब इसके बाद उनकी वर्तमान में क्या व्यवहार्यता है, मतलब कि वर्तमान में क्या स्थिति है, ये हमें बताना है। तो लिखेंगे खाद्य परीक्षण की उपयोगिता। उपरोक्त विधियां आज भी व्यवहारिक है, मतलब आज भी प्रयोग की जाती हैं। हालांकि प्रौद्योगिकी के विकास और औद्योगिक क्रांति के कारण अब नई नई विधियां विकसित हो चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि आज भी ये जो पुरानी चीजें हैं, जो पुराने
परीक्षण सुरक्षा संबंधी ये चीज़ें आज भी अपनाई जाती हैं, लेकिन आज इसके जो टेक्नोलॉजी नई नई है, ये जो मॉडर्न ज़माना है, इस ज़माने में बहुत सारी नई नई विधियाँ आ चुकी हैं ताकि वस्तु खराब ना हो, परंतु ये आजमाई और परखी तकनीकी आज भी उपयोग में लाई जा रही है। घरेलू स्तर पर यह विधियाँ सर्वाधिक और सरलतापूर्वक सुविधाजनक मानी जाती है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि जो है आज के डेट में कैसी स्थिति है और पहले क्या स्थिति थी, क्या उन विधियों को आज उपयोग किया जाता है, वो सब कुछ आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, खाद्य मानकों का सामान्य परिचय दीजिए। भारत में खाद्य मानक नियमन के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का विवरण प्रस्तुत कीजिए। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। खाद्य मानक का सामान्य परिचय दीजिए, क्या होता है खाद्य मानक, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, खाद्य मानक का सामान्य परिचय, और उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके बारे में, तो देखिए, खाद्य के प्रत्येक पहलू में एकीकृत गुणवत्ता लाने और स्वच्छ पौष्टिक खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अतिरिक्त देश के भीतर और देश के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों और नियंत्रण प्रणाली को आवश्यकता होती है। इनके 4 मानक दिए गए हैं। मानक का मतलब क्या, जैसे कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु आप बना रहे हैं, तो कोई वस्तु बनाने के लिए क्या आपके पास परमिशन है वो वस्तु बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए कंपनी है दवाई वाली, दवाई जो कंपनी बना रही है, तो दवाई जो कंपनी बना रही, क्या उसके पास मान्यता प्राप्त है दवाई बनाने का, यानी सरकार उसको अनुमति दी है, क्या उसका कोई रूल है बनाने का, या ऐसे ही अपने मन से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी है वो एक मानक होना चाहिए। खाद्य सामग्री पर जो भी जितने भी सामान बनते हैं उनके पर एक मानक होना चाहिए कि जो है वस्तु कितनी मात्रा बन रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इन सबको चेक किया जाता है, फिर उसका मानक तय किया जाता है। ठीक है, कि क्या वो अगर वस्तु कोई सेवन करता है, आहार ग्रहण करता है, तो क्या उसको नुकसान करेगा या नुकसान नहीं करेगा। हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, तो कब तक रहेगा एक्सपायरी डेट, वो सब कुछ तय किया जाता है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद बताया गया इसमें 4 मानक है जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो 4 मानक में पहला जो मानक है वो आपका यहाँ पे है कंपनी मानक। एक कंपनी मानक देती है, जैसे कि यह मानक कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, यानी कंपनी मानक तय करती है कि जो है ये कब तक हम इसको उपयोग कर सकते हैं, ये कंपनी मानक बनाती है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय मानक है। राष्ट्रीय मानक का मतलब ये राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि जो है ये कब तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, इसकी क्या गुणवत्ता है, ये सब राष्ट्रीय मानक के द्वारा अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे क्षेत्रीय मानक है। तो क्षेत्रीय मानक का मतलब क्या, जिसमें समाज की भौगोलिक, जलवायु आदि क्षेत्र में समूह में कानून की जो मानकीकरण है उसका संगठन निर्धारित करता है। कोई वस्तु है वो हर जगह पे नहीं चल सकता है, इसलिए क्षेत्रीय मानक होता है कि कौन सी वस्तु किस जगह पे ज्यादा चलेगी, कहाँ पे उसकी क्वालिटी ज्यादा बढ़िया रहेगी। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय मानक भी तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक। अंतर्राष्ट्रीय मानक का मतलब ये होता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है जारी किया जाता है, यानी जब कोई देश दूसरे देश में वस्तु को आयात निर्यात करता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय मानक लगता है कि वो वस्तु की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, और उसके बाद जो है वो कितने दिन तक चलेगा, कैसे क्या पूरी व्यवस्था है, वो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अंतर्गत आता है। तो आप इस प्रकार से सेंसर को समझ के आप इसे अपनी भाषा में भी अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट और है, इसको समझ लेते हैं। जैसे भारतीय मानक की बात करें तो भारत में जो खाद्य सुरक्षा जो मानक होती है उस पर क्या क्या लगता है, जैसे ISI है। ISI की बात करें तो भारतीय मानक संस्थान होता है ये, और ये खाद्य पदार्थों पे लगता है। जितने खाद्य सामग्री होते हैं उसमें आप देखेंगे ISI का जो है ऐसे समथिंग इस प्रकार से जो है रहता है, और आपको यहाँ पे ISI का ऐसे मोहर दिखाई देता है, ऐसे लगा रहता है ISI का। ठीक है, ISI तो यहाँ पे भारतीय मानक संस्थान इसे कहते हैं, जो खाद्य सामग्री होते हैं उस पे ISI का मोहर लगता है। फिर इसके बाद आता है BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो, ये उपभोक्ता की जो सामग्री होती है उस पे जो है BIS का मोहर लगता है। वहीं बात करें एगमार्क का, तो एगमार्क जो है, एग मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, मार्क यानी जो कोई मार्क लगाई जाती है उसमें वो कृषि उत्पाद से संबंधित होता है। और यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि एगमार्क कृषि जो संबंधित उत्पाद होते हैं उन पर लगता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट और लिख देंगे कि खाद्य की गुणवत्ता के नियमन के लिए समस्त नियमों को एकीकरण कर दिया जाता है। यानी जो भी खाद्य की सामग्री पे नियम होते हैं, नियम मतलब नियम,
जो नियम होते हैं उनको नियमों के एकीकरण कर दिया जाता है। और एकीकरण मतलब एक जहाँ पे केंद्रित कर दिया जाता है। अब उसका कोई एक सरकार होगा और कोई वही जो है उसका संचालन करेगा। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के लिए FSSA 2006 में पारित कर दिया गया। तो अब यहाँ पे जितने भी खाद्य सुरक्षा संबंधित होंगे उसके लिए जो है मानक FSSA जो है 2006 में पारित कर दिया गया। अब इसके द्वारा जो भी मानक होगा वो इसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ये हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए, इस अधिनियम के उद्देश्य खाद्य संबंधित नियमों को पालन करना और लागू करना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई, जो सरकार के विभिन्न आदेशों को पालन करता है। मतलब यह है कि ये क्या है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम एक ऐसा संगठन बनाया गया, एक ऐसा नियम बनाया गया जिसके अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा इनको देखा जाएगा और मानक जो प्राधिकरण है इनकी स्थापना की गई, ताकि जो है वस्तु की गुणवत्ता, क्वालिटी, उसके जो है नियम वगैरह उस सबको निर्धारित किया जा सके। तो अब ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट आपका आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे, वस्त्र निर्माण के विभिन्न चरणों में रंगों के अनुप्रयोग किस प्रकार से वस्त्र में डिजाइन को प्रभावित करता है, ये हमें समझना है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि वस्त्रों में जो रंग होते हैं वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल होता है। लोगों का जो आकर्षक केंद्र होता है वो उनके वस्त्रों पे जो रंग होते हैं, कलर होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आकर्षक दिखता है। लोग उसी को ऐसे ही परचेस करते हैं जिसका जैसा कलर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो लिखेंगे इसके बारे में कि वस्त्र निर्माण के जो वस्त्र निर्माण होता है उनके लिए विभिन्न चरणों में रंगों का अनुप्रयोग किया जाता है, और जो है जो वस्त्र में डिजाइन बनाई जाती है उस प्रकार से की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट ये है, वस्त्रों के निर्माण के दौरान जो वस्त्र निर्माण किया जाता है तो उसके द्वारा कलर कौन कौन से लगाने हैं, किस प्रकार से डिजाइन बनानी है, वो वहीं पे तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद आता है वस्त्रों के निर्माण के उपरांत जब वस्त्र निर्माण हो जाता है तब उसके बाद भी कुछ ऐसे कलर डिजाइन बनाने होते हैं जो वस्तु निर्माण जब हो जाता है उसके बाद होता है। तो एक तो निर्माण के दौरान किया जाता है, एक निर्माण के बाद किया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। जब काम चल रहा होता है तब उस टाइम पे क्या करना है, कौन सी कलर लगानी है, कौन सा डिजाइन बनाना है, तब तय होता है। दूसरी बात यह है कि जब वस्तु निर्माण हो जाता है तब उसमें जो है तय किया जाता है कि कितनी मात्रा में क्या कलर मिलानी है, क्या डिजाइन बनानी है, ये तय किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हो, तो जब आप खाना बनाते हो तो पहले से एक तय होता है कि आज जो है ये खाना बनाया जाएगा। ठीक है, जब खाना आप बनाते हो तो उसके बाद जो है खाने में कितना स्वाद लाना है, किस प्रकार से मसाला डालने हैं, कैसे नमक डालनी है, क्या उसका पूरा प्रारूप होगा, कैसे बनाओगे आप, पूरा तय होता है जब आप बनाना शुरू कर देते हैं तब। पहले से ये तय नहीं होता कि आज बहुत परफेक्ट बनाएंगे या स्वादिष्ट बनाएंगे। वो जब बनाते हैं आप, यानी जब आप निर्माण कर रहे होते हैं उसी दौरान आपको पता चलता कि भैया इसमें कितना नमक डालना है, कितना मसाला डालना है, कितना क्या उपयोग करना है, वो आप जब बनाते हो इन्हें निर्माण के दौरान तय होता है। जब बन जाता है तब इसके बाद मान लो नमक कम हो गया तो थोड़ा नमक मिला देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब वस्तु बन जाता है तब उसमें जो है आप काम करते हो। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट है धागे के निर्माण के दौरान। देखिए, सबसे पहले जब धागा निर्माण किया जाता है, जैसे कपास से जब धागा बनाया जाता है, रुई से जब धागा बनाया जाता है, तो रुई से धागा बनाने के दौरान ही जो है ये तय कर लिया जाता है कि क्या उसमें कलर होना चाहिए, कैसा कलर धागा रहेगा, ये सब उसी टाइम पे निर्धारित किया जाता है। इसके बाद रेशों के निर्माण के दौरान जब रेशा बनाया जाता है तब उस टाइम पे ये भी तय किया जाता है कि कौन सा रेशा किस कलर का होगा। ठीक है, इसके बाद वस्त्र के निर्माण से पहले भी जो है एक बार तय कर लिया जाता है कि किस कलर में वो जो है डिजाइन बनने वाला है, या फिर जो है किस प्रकार से उसको बनाने हैं, ये जो है निर्माण से पहले कर लिया जाता है। तो देखिए, पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि जब धागे का निर्माण होता है तब, पहला पॉइंट। दूसरा, जब रेशे का निर्माण होता है तब, और एक वस्तु बनाने से पहले, यानी जो वस्त्र है वो बनाने से पहले, और फिर निर्माण के दौरान, और फिर निर्माण के बाद। ऐसे आप इस प्रकार से याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ जाएंगे आसानी से। ठीक है,
अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, फैशन की प्रमुख विकास की रूपरेखा कीजिए। तो देखिए फैशन का जमाना है और फैशन में हर इंसान अपने आप को दिखाना चाहता है, तो खासकर लड़कियों के सिवाय तो भाई फैशन के बारे में कोई बता नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा, आपको अच्छे से पता होगा कि फैशन के जमाने में कैसे अपने आप को लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि, या फिर पूछ सकता है कि युवाओं के लिए किन्हीं 2 कार्यक्रमों के बारे में बताइए। तो ऐसा कुछ आपको एक क्वेश्चन बनाना है। फैशन के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे युवाओं के 2 कार्यक्रम बताना है। तो उसमें से मैंने कई सारे कार्यक्रम लिखे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसे एनएसएस के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवा जो है योजना ये भी है, और स्काउट गाइड ये भी है, राष्ट्रीय एकता का प्रोत्साहन ये भी है, राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम, ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो युवाओं के लिए चलाए जाते हैं। तो इसमें से 2 कार्यक्रम पूछेगा, आप इसमें से 2 कार्यक्रम कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि रेस्टोरेंट जो होता है रसोई घर में, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसकी कार्यप्रणाली को समझाना है। ठीक है, तो रेस्टोरेंट और रसोई घर, इसमें हमें समझना कि आखिर क्या अंतर होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्तरां लिखने के बाद जो लिखेंगे इसमें कि जो रेस्तरां होता है यानी रेस्टोरेंट जिसे कहते हैं, इसकी विभिन्न प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थों उपलब्ध करता है। यानी जो रेस्टोरेंट होते हैं ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के जो खाद्य सामग्री होते हैं, आप कभी रेस्टोरेंट पे गए होंगे, आपको पता होगा, तो आप वहां पे जाएंगे तो आपको कई प्रकार के आइटम वहां पे मिल जाएंगे। जो आपको पसंद है, जो मेन्यू कार्ड होता है, उस मेन्यू कार्ड को निकालिए और आप अपना ऑर्डर दीजिए, आपके सामने वो चीज बनकर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको रेस्टोरेंट में जो है विभिन्न प्रकार के आपको वहां पे खाद्य सामग्री मिल जाएंगे, और पेय पदार्थ मतलब कि कोल्ड ड्रिंक में कई सारी वैरायटी मिल जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पेय पदार्थ में मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि रेस्टोरेंट क्या है, तो आप बता सकते हो कि रेस्टोरेंट एक ऐसा जो है क्षेत्र होता है, या फिर एक ऐसा जो है शॉप होता है जहां पे लोग जाकर अपने विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात ये, कई प्रकार के जो वहाँ पे पेय पदार्थ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो ये पॉइंट हो गया आपका रेस्टोरेंट का। अब इसके कार्य क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं फटाफट। तो देखिए, एक रेस्तरां खाने की मेज कुर्सियां, अन्य फर्नीचर के साथ आकर्षक प्लेट थाली, साफ सुथरे सुसज्जित कमरे होते हैं। यानी जो रेस्टोरेंट होता है वो आप जानते होंगे, आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट में बहुत सारी मेज कुर्सियां लगी रहती हैं। आप जाइए, बैठिए, और इसके बाद जो है आप ऑर्डर दीजिए, जो भी आप ऑर्डर देंगे वो आपके सामने वो बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस रेस्टोरेंट में गए हैं। वीआईपी में जाएंगे तो आपको और सुविधा मिलेगी, कहीं यार नॉर्मल में जाएंगे तो वहाँ पे कम सुविधा मिलेगी। तो डिपेंड करता है कि रेस्टोरेंट में जो है अगर आप वीआईपी में गए हैं तो आपको और सुविधा वहाँ बेहतरीन मिलेगी। ठीक है, तो आप पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो रेस्टोरेंट होता है इसमें विभिन्न प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि इसमें प्रबंधक होते हैं और सभी क्रियाकलाप जो है उसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी देखिए, वहां पे जो रेस्टोरेंट होता है ना, उसका एक मैनेजर होता है, यानी प्रबंधक होता है। वो पूरे के पूरे मैनेजर जो होते हैं उसी पूरे रेस्टोरेंट को देखते हैं कि क्या मेनू में, कार्ड में क्या आज बनानी है, किस प्रकार से कितने कर्मचारी रखनी है, पूरा व्यवस्था मैनेजमेंट। भाई प्रबंधक को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। तो पूरा जो मैनेजमेंट है वो रेस्टोरेंट का वो मैनेजर करते हैं। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखेंगे कि रेस्टोरेंट जो होता है इसमें प्रत्येक कर्मचारी को प्रेम भाव और शालीनता का व्यवहार करते हैं। भाई रेस्टोरेंट में जो होते हैं, आप जाओगे प्रेम से, बड़ी प्रेम से, कुछ लोग होते हैं बड़े प्रेम से बोलते हैं, क्या चाहिए सर, क्या चाहिए मैम, ऐसे बोलते हैं। फिर इसके बाद जो है शालीनता से जो भी आप कहेंगे वो लेकर आएंगे, और फिर इसके बाद जो है वहाँ पे जो प्रेम भावना होती है वो ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ग्राहक से प्रेम से नहीं बात करेंगे तो ग्राहक भैया भाग जाएगा, और एक बार चला गया तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा क्योंकि गुस्से में गया है। तो इसीलिए शालीनता से प्रेम भाव जो है होना चाहिए। रेस्टोरेंट में ऐसा होना चाहिए और ऐसा देखने को मिलता भी है। वही बात करते हैं रसोई घर की। काम क्या है रसोई घर में, तो देखिए रसोई घर का वह स्थान होता है जहां भोजन तैयार किया जाता है। भाई देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए कि एक ऐसा, ये बड़ा सा रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये बड़ा सा रेस्टोरेंट है। अब यहाँ मान लीजिए रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे जो है आपको साइड साइड में यहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मेज कुर्सी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है दिखाई देगा यहाँ पे कि मेज कुर्सी लगी हुई है। इस प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पे जो है मेज कुर्सी लगी हुई है। ठीक है, अब मेज कुर्सी यहाँ पे लगी हुई है तो आप यहाँ पे बैठेंगे आराम से। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट में
एक कोने कहीं खाना बनता होगा रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो जहां खाना बनता है वो रसोई घर हो गया। रसोई घर आपके घर में भी होगा जहां खाना बनता है, तो रसोई घर है क्या, जहां भोजन तैयार किया जाता है। इसका मतलब ये है कि एक रेस्टोरेंट में रसोई घर भी होता है जहां भोजन तैयार किया जाता है, ठीक है। लेकिन बस अंतर इतना है कि रेस्टोरेंट में आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि रसोई घर वह स्थान होता है जहां भोजन तैयार किया जाता है। अब इसकी में कार्य प्रणाली क्या है तो देख लीजिए। आजकल सभी बड़े होटल, रेस्टोरेंट, घर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों या फिर उन्हें अलग अलग तैयार करने के लिए अनुभाग होते हैं। इसमें मिष्ठान भंडार होता है, शुभ विभाग होता है, बेकरी होता है, ये अलग अलग प्रकार के वहां पे बनाए जाते हैं। तो सिंपल भाषा में कहें कि रसोई घर होटल में भी होता है, रेस्टोरेंट में भी होता है, घर में भी होता है। जहां पे आपका खाना तैयार किया जाता है वो रसोई घर है, और एक रसोई घर होटल में भी होता है, रेस्टोरेंट में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सभी अनुभाग रसोई घर से जुड़े होते हैं जहां सभी खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। वही बात यह है कि होटल में अगर है रेस्टोरेंट, जैसे होटल में है रसोई घर, भाई सिंपल सी बात, रसोई घर होगा तो रसोई घर होटल से जुड़ा हुआ है, रेस्टोरेंट होटल रसोई जो घर है उससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सारी चीजें रसोई घर से जुड़ी होती है क्योंकि रसोई घर में ही भोजन तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की मुख्य समस्याओं के विस्तार से विवरण दीजिए, या उपभोक्ता की 5 समस्याएं कौन से हैं इनके बारे में समझना है। तो देखिए, उपभोक्ता मतलब क्या होता है, जो किसी वस्तु का उपभोग करता है या ग्रहण करता है, सेवन करता है, उसी को उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। और उपभोक्ता हम सब क्या है, हम सब उपभोक्ता हैं, हम किसी न किसी वस्तु का उपभोग करते ही करते हैं। तो हम सब क्या है, उपभोक्ता हैं। तो क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं उपभोक्ता के साथ में, पहला मिलावट की समस्या। बहुत सारे जो है लोग हैं जो मिलावट करते हैं। आप जैसे कि होली है, दीपावली है, खासकर दीपावली के त्यौहार पे बहुत ज़्यादा लोग मिष्ठान का उपयोग करते हैं, तो उसमें मिष्ठान में बहुत सारे मिलावट होती है और मिलावट को उसी टाइम पे लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो जैसा जो पाए वैसा बना देता है, मिला उला के चाहे जो मिला दे, और उसके बाद जो अपना बेच देते हैं। लोगों को पैसा कमाने से ये रखता है कि हमें पैसा कमाना है, क्या मिला रहे हैं क्या नहीं मिला रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है मिलावट की समस्या। दूसरा है उपभोक्ता को जानकारी का अभाव। जो वस्तु आप खरीद रहे हैं वो वस्तु की जानकारी आपको कम है, तो ये भी पॉइंट जो है एक समस्या है कि आपको खराब वस्तु दे देगा या फिर आपको नकली वस्तु दे देगा। आपको जानकारी नहीं है, अभाव है, यानी कमी है जानकारी की। इसका मतलब है कि आपको असली के चक्कर में नकली दे देगा, पूरा दाम असली का ले लेगा। इसका मतलब ये कि जानकारी आपको नहीं होता है, ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कम माप तौल। कम माप तौल का मतलब यही है कि आपने कोई सामान खरीदा, मान लो आपने 1 किलो चीनी खरीदा, 1 किलो चीनी में जो है वो 900 ग्राम चीनी दिया, 100 ग्राम काट लिया, या 100 ग्राम जल्दीबाजी में तौल के दे दिया, आप 100 ग्राम नहीं देखे। इसका मतलब ये है कि वो कम माप तौल किया है। ऐसे न जाने कितने कस्टमर के साथ नहीं उपभोक्ता के साथ करता होगा, और ऐसे ही दिन भर में जितना करेगा उसका उतना कमाई हो जाएगा। तो ये कम माप तौल में भी एक तरह से उपभोक्ता की समस्या मानी जाती है। नेक्स्ट है नकली या जाली उत्पाद। नकली जाली उत्पाद का वही मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो एक ब्रांडेड कंपनी होती है, उस ब्रांडेड कंपनी के नाम पर दूसरी कोई नकली वस्तु बेचने लगते हैं, और उससे जो उपभोक्ता होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली कौन सी है नकली कौन सी है, और असली के चक्कर में नकली ले लेते हैं और फिर बाद में पता चलता कि भैया वो सामान नकली मिल गया। तो इसीलिए नकली जालसाजी उत्पाद से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए, एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है लुभावने ऑफर या भ्रामक प्रचार। आज की डेट में सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे प्रचार आते हैं कि आपको लुभावना ऑफर देंगे कि गेम खेलिए और करोड़ों रुपया पाइए, लाखों लखपति बनिए। इस प्रकार से लुभावने ऑफर आते हैं। बहुत सारे और ऑफर आपको दिए जाते हैं, बहुत सारे मार्केट में ऑफर मिलते हैं। तो ये जो लुभावने ऑफर होते हैं इससे थोड़ा बचकर रहना चाहिए। कहीं न कहीं जो ऑफर आपको दिया जा रहा है उसके पीछे क्या मंशा है ये भी थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए कि क्या भाई इंसान को इतना सस्ता क्यों बेच रहा है, इतना लुभावना ऑफर क्यों दे रहा है, उसके पीछे क्या मंशा उसकी है, ये पीछे उसकी क्या कहानी है, ये समझ जाना चाहिए। लेकिन कस्टमर नहीं समझ पाते हैं और फिर ठग जाते हैं। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप अच्छे से लिख सकते हो। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नेक्स्ट है जनसंपर्क कार्य के सिद्धांत क्या है, अथवा करके पूछ लेगा कि जनसंपर्क के प्रकार, गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र और सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सबका आंसर एक ही होगा। तो यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे जनसंपर्क के प्रकार। प्रकार मतलब ही कार्य होता है, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। प्रकार मतलब ही
एक कार्य होता है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसके बारे में जनसंपर्क का मतलब क्या, जनसंपर्क, जन मतलब क्या होता है लोग, लोगों से संपर्क करना, लोगों से जुड़ना, लोगों से मिलना। जैसा सोशल मीडिया है, अगर कोई किसी गाना वायरल हो जाता है तो लोगों से जुड़ जाते हैं, लोग देखते हैं उसे, इसका मतलब है कि जनसंपर्क सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक कारण माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए जनसंपर्क नीति, जनसंपर्क नीति का मतलब ये होता है कि जब लोगों से मिल रहे हैं तो ये भी एक तरह से सिद्धांत है कि नीति क्या है, यानी पॉलिसी क्या है, क्या नियम है, किस प्रकार से लोगों से मिल पाएंगे, इसके लिए जो है आपके पास क्या साधन है, उस साधन के द्वारा जो है लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना है। जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल है, ये सब क्या है, ये सब आपके ऐसे साधन हैं जो लोगों तक अपनी बातों को आप पहुंचाते हैं। जो आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, ऐसे न जाने कितने लोग देखते होंगे, तो इसका मतलब ये है कि लोगों तक अपनी बातों को मैं पहुंचा रहा हूं, यानी जो मैं आपको बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, ऐसे न जाने कितने लोग देखेंगे, तो क्या हो रहा है, जनसंपर्क हो रहा है ये। ठीक है, लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, किसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है प्रेस विज्ञापित। प्रेस विज्ञापित का मतलब ये है कि जो अखबार आते हैं, जो न्यूज पेपर आता है, उसमें लोगों की खबरें होती हैं, लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, पता चलता कि भैया आज ये घटना घट गई है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेस विज्ञापन मतलब जो अखबार में जो खबरें आती हैं, उन खबरों को जो है प्रेस के माध्यम से लोग तक पहुंचाया जाता है, ये भी जनसंपर्क का एक माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रचार करना। बहुत सारे अपने प्रचार देखा होगा, अलग अलग तरीके से प्रचार होते रहते हैं। जब चुनाव आता है तो लोग प्रचार करते हैं, जब कोई नई दुकान खुलती है तो प्रचार होता है, कोई नया कंपनी आती है तो कंपनी का कोई नया ब्रांड आता है, कोई चीज नई आती है तो प्रचार करते हैं। तो प्रचार में लोगों को दिखाया जाता है कि कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे मिलना है, कैसे अपनी इस वस्तु को लोगों तक पहुंचाना है, ये प्रचार के माध्यम से भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संबंध बनाना। संबंध बनाना का मतलब ये है कि यहाँ पे रिलेशनशिप, जैसे कोई वस्तु है, अगर आप किसी को बेचना है तो पहले आपको उससे मीठी मीठी बातें करना, मतलब ये है कि आपको अच्छे से प्रेम से बात करनी पड़ेगी। अगर कोई दुकानदार पे आप दुकानदार हो, मान लो आपके दुकान पे कोई उपभोक्ता आया, कोई कस्टमर आया और आपने उससे प्रेम से बात कर लिया तो वो सामान खरीदेगा। अगर आप जो है प्रेम से बात नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो चला भी जाए और दोबारा फिर नहीं आए, और जब नहीं आएगा तो और लोगों को मना करेगा, भाई उसकी दुकान में मत जाना, वो प्रेम से नहीं बोलता है। तो सारी बातें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है और आपको समझना है कि क्या क्या इसमें सिद्धांत है, कार्य है। नेक्स्ट है प्रकाशन। प्रकाशन का बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि किताब प्रकाशन होता है, बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशन होती हैं। तो लोग जब छापते हैं पत्रिकाएं, किताब, तो उसके माध्यम से लोगों तक बातें पहुंचती हैं, लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, फिर उनके बारे में एक दूसरे से संपर्क हुआ, फिर कहीं कहीं एक दूसरे से संपर्क हुआ तो जनसंपर्क यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बातें ध्यान रखिएगा। इसके बाद के सिद्धांत कुछ हैं, तो सिद्धांत देख लीजिए। जनसंपर्क के क्या सिद्धांत हैं, ग्राहकों का सुनिए। इसका सिद्धांत ये है कि भैया देखो, सिंपल सी बात ये है कि अगर आप ग्राहक का सुनेंगे, ग्राहक जो मांग रहा है, जो कस्टमर मांग रहा है जो वस्तु, अगर आप उस वस्तु को आप दे दीजिए तो कहीं कहीं खुश हो जाएगा। ठीक है, वो वस्तु जो मांग रहा है वो वस्तु आप नहीं दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं भाई ये वस्तु बहुत अच्छी है, इसके जगह आप ये ले लो, वो बहुत बढ़िया है, इसका मतलब आप उसको लुभावना ऑफर दे रहे हैं और हो सकता है कि वो पसंद ना कर पाए उसको। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे, ग्राहक जो कह रहा है उसको सुनिए, उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि ग्राहक भगवान के समान होता है, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनता को सच बताइए। देखिए जनसंपर्क का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर सब कुछ गलत बताऊंगा तो क्या आप दोबारा यह चैनल पर आओगे? कभी नहीं आओगे। लेकिन आपको लगता है कि फायदा हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे, अपना सवाल जो भी है सवाल पूछोगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जनता को सच बताना है। बहुत सारे लोग हैं बताने वाले, झूठे झूठे वादे करते हैं, और जो झूठे झूठे वादे करते हैं वो समझ जाइए कि वो बेवफा हैं, वो कभी भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आने वाले कल के लिए प्रबंध कीजिए। मतलब कि जो भी आपको भविष्य में करना है, जैसे 2025 में बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है तो अभी प्रबंध कर लीजिए, अभी मैनेजमेंट बना लीजिए, टाइम बना लीजिए, कैसे कितना पढ़ना है, कितना घंटा टाइम देना है, क्या कैसे हमको सिलेबस को पूरा करना है, ये सब कुछ आप प्रबंध करिए, नहीं मैनेजमेंट करिए, तब जाके आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाओगे। तो आगे कल की भविष्य की जो है थोड़ा सोचिए, चिंता करिए उसकी। चिंता मतलब कि सोचिए कैसे करना है, क्या करना है, प्लानिंग बनाइए, ठीक है, नियम बना लीजिए कि ये बस 2 घंटा 3 घंटा पर डे पढ़ना है तो पर डे पढ़ना है। ठीक है, शांत, धैर्यवान और प्रसन्नचित्त रहिए। देखिए सिंपल सी बात है, मैं लास्ट में अपने वीडियो में ऐसा कहता हूँ, खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। देखिए जीवन में बहुत दुख है, अगर देखा जाए तो बहुत दुख है, और हर लाइफ में किसी न किसी की कुछ ना कुछ टेंशन है, दुख है, धोखा है, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है यहाँ पे। तो कहने का मतलब कि आप शांत रहिए और बड़ी ही प्रेम से दुनिया को देखिए, समाज को देखिए। हर दुनिया एक दूसरे से किसी न किसी से जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, और उसी में लोग एक दूसरे से दुखी हैं। तो प्रसन्नचित्त रहिए, खुश रहिए,
मस्त रहिए, कोई लाइफ में ऐसा टेंशन मत लीजिए जिससे आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो, जिससे आपको दुःख हो। इस सब बातों को ध्यान में रखिए और अपना बेहतरीन तरीके से काम करिए। आपका काम जो है जिस दिन दिखेगा उस दिन दुनिया सलाम करेगी। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें, काम द्वारा सिद्ध कीजिए। किसी को कहने का नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, आप खुद करिए। ठीक है, और जिस दिन आप करके दिखा दोगे उस दिन वो लोग जो कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, उन्हीं के मुंह पे तमाचा रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो ऐसे मेहनत करना है और आपको ध्यान में रखना है कि आपको काम के द्वारा दुनिया को दिखाना कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ऐसा अपने दिमाग में रखिए। और ऐसा अगर आप करके दिखा दोगे तो दुनिया आपको कहेगी भाई इंसान के अंदर कुछ दम है, और करके दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आगे आएगा, यहाँ पे आगे है, बच्चे युवा और संवेदनशील क्यों होते हैं, अथवा बच्चे युवा वृद्धजनों के संस्थानों और कार्यक्रमों के प्रबंधक के क्षेत्रीय करियर बनाने के लिए आपको किन किन जो है कौशल जानकारी की आवश्यकता होती है, इसके बारे में बताइए। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रखें कि बच्चे युवा और वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको तैयार करवाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।